18वीं सदी की वो कुर्सी काफ़ी मजबूत थी। उसमें की गई कारीगरी भी कमाल की थी कि जो भी देखे वो मुग्ध हो जाए। इस वक्त वो एक आलीशान घर के कमरे में सजी हुई थी, जिसका मालिक शायद अभी अभी उसे किसी नीलामी से खरीद कर लाया था। उसे अपने ऊपर काफ़ी फक्र हो रहा था कि उसने इस चेयर को खरीद लिया, जिसे पाने के लिए कई लोग मचल रहे थे। और वो फिर तो क्या, बहुत पुरानी 18वीं सदी की थी, तो लोग तो मचलेंगे ही। उस कुर्सी को लाए हुए उसे कुछ दिन हो गए थे, लेकिन मजाल कि उसने उसमें किसी को बैठने दिया हो। कई दिन तक तो उसने उस कुर्सी को एक शोकेश के तौर पर बस सजा कर रखा था। घर पर आने जाने वाले लोगों को बड़े ही घमंड से वो दिखाया करता था। ना किसी को बैठने देता और ना ही खुद बैठता था। उसे उस कुर्सी को निहारते हुए देखना काफ़ी पसंद था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और उस वक्त उसका वो आलीशान घर पूरी तरह से खाली था। और इसी समय का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोर उसके घर में घुस आए और अपनी चोरी का सामान तलाश करने लगे। तभी उन चोरों की नज़र उस कुर्सी पर पड़ी और जैसा कि होना था, उस कुर्सी को देखकर वो चोर भी मुक्त हो गए और उनकी भी नीयत पलट गई। उस कुर्सी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना था, सो उन्होंने पूरा मन बना लिया कि वो इसे भी लेकर चलेंगे। वो लोग जब उस कुर्सी को उठाने लगे तो कुर्सी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान तो हुए और फिर ये सोचकर कि शायद पुराने ज़माने की है और भारी भी, ये सोचकर उन्होंने रहने दिया। लेकिन फिर उनमें से एक ने कहा, कुर्सी ले नहीं जा सकते तो क्या, इसमें कम से कम बैठ कर तो देख ही सकते हैं। देखे तो बैठ कर कैसा लगता है, इस कुर्सी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कहते हुए उनमें से एक उस कुर्सी पर आराम से बैठ गया। वो कुर्सी आगे पीछे होती थी। उसमें बैठते ही काफ़ी सुकून सा मिलने लगा उसे। और फिर वो अपनी आंखें मूंदने लगा कि उसके दूसरे दोस्त ने अचानक से उसे धक्का देकर उठाया और खुद भी वो उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों उस कुर्सी को निहारते रहे, उसमें बैठे। उसके बाद कुछ चीज़ें चोरी करने के बाद वो दोनों चलते बने। जब उस घर का मालिक आया तो पाया कि उसके घर पर चोरी हो चुकी थी। उसने इसकी शिकायत भी की और जल्दी उन चोरों का पता भी चल गया और बताए अनुसार पुलिस भी उस पते की ओर चल पड़ी। उन्हें उनका घर मिल गया। वो उनके घर के दरवाजे के एकदम करीब थे और जैसे ही पुलिस ने उन चोरों का घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का जो नज़ारा था वो देखकर उस मकान मालिक के साथ साथ पुलिस भी हैरान थे। वो दोनों चोर जिन्होंने चोरी की थी, वो दोनों इस वक्त फर्श पर मरे हुए पड़े थे और बहुत ही अजीब तरीके से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हुए पड़े थे। दोनों की आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। बड़े अजीब तरीके से वो दोनों मृत पाए गए थे। ये देखकर पुलिस को बड़ा ही अजीब लगा। आसपास कुछ भी सुराग नहीं मिला और ना ही कोई वजह। खैर, मामला जल्दी ही खत्म हो गया। काफ़ी दिन तक वो कुर्सी उस घर की शान बढ़ाती रही और उस घर का मालिक भी बड़ा ही अकड़ता रहा उस कुर्सी के लिए। आखिरकार उसने भी एक दिन अपना मन बना ही लिया उस कुर्सी पर बैठने का। वो बैठा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे बड़ा सुकून सा लगा और उस कुर्सी पर बैठते ही उसकी नींद लग गई। इस वक्त ज़ोर ज़ोर से घर की बेल बज रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था
शायद बाहर उस आदमी से मिलने के लिए उसका कोई दोस्त आया हुआ था। काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने उसे फ़ोन किया और उसका फ़ोन भी उसने नहीं उठाया, तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और उसने सिक्योरिटी की मदद से दरवाज़ा तोड़ने का तय किया। दरवाज़ा तोड़कर वो घर के अंदर घुसा। काफ़ी छानबीन करने के बाद वो ऊपर रूम की तरफ गया जो उसके दोस्त का रूम था, और जैसे ही वो रूम में गया सामने का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका दोस्त नीचे ज़मीन पर अजीबोगरीब तरीके से पड़ा हुआ था। वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन वो मर चुका था और उसके बाजू में कुर्सी भी रखी हुई थी। उसका दोस्त ये सब देखकर काफ़ी चकित रह गया। कुछ दिन बाद वो कुर्सी उस घर में वैसी ही पड़ी रही। तब उसके दोस्त को एक बात मालूम पड़ी कि कुछ दिन पहले चोर भी इस घर में आए थे और वो लोग भी कुछ इसी तरह से मरे पाए गए थे। उसे इस बात की भनक लगी तो उसने थोड़ी छानबीन करने की ठानी, क्योंकि सबकी मौत लगभग एक ही तरीके से हुई थी और ये काफ़ी अजीब बात थी। इसलिए उसने उसका कारण जानना चाहा। वजह जानते जानते उसे उस नई चेयर के बारे में पता चला जो कि उसका दोस्त कुछ महीने पहले ही अपने घर पर लेकर आया था। उसे थोड़ा अजीब लगा कि जब वो मरा हुआ था तब वो कुर्सी उसके बाजू में ही थी। इसलिए उसने उस कुर्सी के बारे में पता लगाने का तय किया और काफ़ी पता लगाने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां वो उस कुर्सी के नीलामी में रखी गई थी। वहां पर पता करके उसे मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने भी किसी जगह से खरीदा था, लेकिन उसे काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा उस कुर्सी से महसूस हो रहे थे। इसलिए उसने उसे बेचने का फैसला किया। उसके उस दोस्त ने काफ़ी पता लगाया और काफ़ी खोजने के बाद उसे एक व्यक्ति के द्वारा पता चला कि उस कुर्सी का इतिहास काफ़ी पुराना है और जिसकी भी कुर्सी थी उसका घर जब उसके मरने के बाद काफ़ी सालों के बाद बिकने लगा तो घर खरीदने वाले ने सबसे पहले इस कुर्सी को ही अपने पास रख लिया। तब से कुर्सी ना जाने कितने लोगों के पास से गुजरती हुई तब जाकर उसके दोस्त के पास आए थे और फिर उसे मालूम पड़ा वो राज जिसे सुनकर वो सुन्न रह गया। उसे उस व्यक्ति ने बताया कि उस कुर्सी के बारे में वो काफ़ी कुछ जानता था, क्योंकि जो घर बिका हुआ था उस घर के एरिया के पास ही वो रहता था, जो कि अब काफ़ी विकसित हो चुका था। उसने अपने दादाजी से उन सब कहानियों के बारे में सुन रखा था जो बेबुनियाद बिल्कुल भी नहीं थे। उसी के तर्ज पर उसने उस दोस्त को सारी कहानी बतानी शुरू की। ये कुर्सी 18वीं शताब्दी की है जो कि कर्नल जिम मोर्न की थी। 1876 में जिम मोर्न उस समय भारत के किसी पद पर अधीन थे। ये जो कुर्सी है वो उसी की थी। उसे एंटीक चीज़ों का काफ़ी शौक़ था, इसलिए वो हर चीज़ अपने लिए अलग से ही चाहता था। तो वो चाहे पलंग हो या फिर कोई और चीज़, जो भी उसे कारीगरी से बनवा देते हैं, उसी में वो ये कुर्सी भी थी जिसे उसने बनवाया था। लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा उसे इस कुर्सी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इस कुर्सी में जो कारीगरी थी वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि जिसने उस कुर्सी को बनाया उसे भी उसने मार दिया ताकि ऐसी कारीगरी कुर्सी वो किसी और को बनाकर ना दे। वो कुछ मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी था, बस अकेले उस कुर्सी पर दिन भर बैठा ही रहता। उस वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि उसे कुछ और सूझता नहीं था। काफ़ी हद तक वो एक मानसिक रोगी की तरह हो गया था। और एक दिन
उसकी कुर्सी में बैठे बैठे ही मौत हो गई। कहा जाता है कि वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उस कुर्सी में ही रह गई जो कि सबसे उसे प्रिय थी। कई दिन तक वो कुर्सी ऐसी ही पड़ी रही, लेकिन जब उस कुर्सी पर जो भी बैठे उन सब की बड़ी अजीब तरीके से मौत हो गई थी। सबकी आंखें खुली रहती, मुंह खुले रहते और उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हुए थे, जैसे कि उन्हें काफ़ी घुटन से मारा गया हो और हाथ पैर टेढ़े कर दिए गए हों। जब कुछ लोगों की मौत इस कुर्सी पर बैठने से हुई तो इसके नकारात्मक तथ्यों की जांच की गई। इस कुर्सी को चर्च ले जाया गया और फिर वहाँ काफ़ी निरीक्षण करने के बाद इस कुर्सी को एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस की गई। बाद में ये बताया गया कि उस कुर्सी पर उस कर्नल की आत्मा बस चुकी है, इसलिए जो भी उस कुर्सी में बैठता है वो उन्हें मार देता है। वो उनके मन और दिमाग को भी अनियंत्रित कर देता है, जिससे कि इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और घुटन से तड़पने लगता है। अपने हाथ पैर चलाने लगता है, जिस वजह से उसकी इसी हालत में मौत हो जाती है। इसलिए जो भी आदमी मरता है उसकी आंखें और मुंह खुली रह जाती हैं और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उस कर्नल को वो कुर्सी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई और इस कुर्सी पर बैठे। इसलिए जो भी इस कुर्सी पर बैठने की हिमाकत करता उसकी आत्मा उन सबको बेहद ही निर्दयी तरीके से मार देती। ये सब सुनने के बाद काफ़ी लोगों ने इस कुर्सी के प्रति डर बैठ गया था और फिर ये कुर्सी कई दिनों तक एक एंटीक शॉप में पड़ी रही। लेकिन साल दर साल और फिर सदियां बीत गई और सब लोग भी इस बात को भूल गए और आज घूम फिर कर इस कुर्सी ने वापस से लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस आदमी को जिसने अपना दोस्त भी उस कुर्सी की वजह से खो दिया था, वो वापस गया और उस कुर्सी को उसने वापस चर्च लेकर गया और वहाँ उसके बारे में बताया। मालूम करने पर पता चला कि उस कुर्सी में अभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसलिए कुछ विधि विधान से उस कुर्सी पर किया गया और फिर उसके बाद कुर्सी को एक म्यूज़ियम में रख दिया गया, लेकिन नीचे नहीं ऊपर लटका कर, ताकि लोग उसके बारे में जानें लेकिन बैठ ना सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रेहान का दोस्त उसे अपने घर ले जाता है। उसके दोस्त के घर वाले बड़े ही अजीब, शांत और गंभीर दिखते हैं। खाना खाते खाते रेहान को काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने दोस्त के घर पर ही रात बितानी पड़ती है। उसके दोस्त की माँ उसे घर के ऊपर का कमरा में रुकने को कहती है। कमरे में पहुंचते ही उसे एक अजीब सा डर लगने लगता है, लेकिन वो डर क्यों रहा था उसे समझ में नहीं आता। आधी रात को कमरे में आहट होती है, जिसकी वजह से रेहान की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके दोस्त की माँ एक वैम्पायर के रूप में उसके सिरहाने खड़ी होती है, उसका खून पीने के लिए। रेहान बहुत डर जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। तभी रेहान की आंख खुली और वो देखता है कि वो तो अपने हॉस्टल के पलंग पर है। मतलब ये मेरा सपना था, रेहान अपने मन में कहता है। उसकी चीख से उसका रूममेट निखिल भी जाग जाता है। क्या हुआ रेहान, तू चीखा क्यों? सब ठीक तो है ना? निखिल रेहान से पूछता है। हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस एक बुरा सपना देख लिया, रेहान ने जवाब दिया। अच्छा,
अब सो जा, कल सुबह क्लास है। लेटते हुए निखिल बोला। दूसरे दिन फिर सुबह से क्लास शुरू हो गई। दिन भर क्लास करके रेहान काफ़ी थक चुका था। थोड़ा आराम करके शाम को फिर पढ़ने बैठ गया। रात को खाना खाकर रेहान सोने चला गया। आधी रात को अचानक चीखते हुए फिर उठ बैठा। क्या हुआ, तू चीखा क्यों? निखिल उसके पास आते हुए पूछा। फिर वही सपना यार, ये सपना बार बार क्यों आ रहा है? पसीने से लथपथ रेहान बोला। परेशान मत हो यार, वो बस एक सपना है और सपने तो कुछ भी आते रहते हैं। भगवान का नाम ले और सो जा। करता हुआ रेहान वापस सो गया। कुछ दिन तो ठीक से बीते, लेकिन एक दिन फिर वही सपना रेहान को आया। अब अक्सर ही वो सपना रेहान को आने लगा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उसके सपने वाला दोस्त और उसके परिवार वाले, उनकी उम्र बढ़ते जा रहे थे। लेकिन वो परिवार अभी भी बहुत शांत और गंभीर और अजीब सा ही था। वो हर बार उसके दोस्त की माँ उसको हमेशा ऊपर का कमरा ही रुकने को देती। फिर से कमरे में पहुंचते ही अजीब सा डर उसे महसूस होता और आधी रात को वैम्पायर बनकर उसके दोस्त की माँ खून पीने आती थी। सपने में उसे पता चलता है कि उसकी माँ का नाम रतीबाला है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है और रेहान को हर दिन ही वही सपना आता है। अब तो सपने में उसके दोस्त की माँ भी मर चुकी होती है, लेकिन अभी भी वो जब भी सपने में अपने दोस्त के घर जाता है तो पता नहीं क्यों वो ऊपर वाला कमरे में ही रुकता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के विकी से होती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन विकी रेहान को अपने घर पर बुलाता है। रेहान जब रात को उसके घर पहुंचता है तो ये देखकर दंग रह जाता है कि विकी का घर वही घर है जो रेहान अपने सपनों में देखता रहा है। डरते डरते रेहान घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचकर रेहान विकी के परिवार से मिलता है, लेकिन सपने के परिवार के उल्टा विकी का परिवार हंसमुख और मिलनसार था। थोड़ी ही देर में सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते खाते बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से रेहान को विकी के घर पर ही रुकना पड़ता है। विकी की माँ रेहान को घर के ऊपर वाला कमरा देती है। रुकने के लिए विकी और रेहान दोनों कमरे को थोड़ा साफ करने लग जाते हैं। तभी रेहान को दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखती है। वो तस्वीर देखकर वो चौंक जाता है। वो तस्वीर उसी औरत की थी जो उसके सपने में आकर उसका खून पीने की कोशिश करती है। तस्वीर उतारकर रेहान देखता है कि उस पर एक नाम लिखा हुआ है, रतीबाला। रेहान विकी से पूछता है, ये कौन है? ये पहले इस घर की मालकिन थी, इनसे ही दादाजी ने यह घर खरीदा था। विकी ने बताया। क्या इस फोटो को यहाँ से हटा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो इसे अभी चलकर नीचे स्टोर रूम में रख देते हैं। कहते हुए विकी रेहान के साथ नीचे चल देता है। रेहान तस्वीर को पकड़े हुए नीचे चला जा रहा था कि तभी उसके हाथों से अचानक से खून बहने लगता है। दोनों बहुत घबरा जाते हैं। रेहान फोटो को रखकर अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों में कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे। दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। खैर, रेहान अपने हाथ साफ करके ऊपर कमरे में चला जाता है। विकी भी उसी कमरे में आ जाता है। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। बातें करते करते विकी भी वहीं सो जाता है। बीच रात में तेज बिजली की कड़क से रेहान की आंख खुली। रेहान देखता है
कि उसके सिरहाने रतीबाला खड़ी है। रेहान उसे देखते ही चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर विकी भी उठ जाता है। क्या हुआ रेहान, तू तू चीखा क्यों? विकी बोला। रेहान ने दीवार की तरफ इशारा किया। विकी ने भी अपनी नज़र दीवार की ओर घुमाई। अब चौंकने की बारी विकी की थी। दोनों अपनी फटी फटी आंखों से दीवार को ही देख रहे थे। दोनों ही पसीने पसीने हो गए थे। सामने दीवार पर रतीबाला की तस्वीर टंगी हुई थी और उससे खून रिस रहा था। दोनों के होश उड़ चुके थे और दोनों ही भागकर नीचे स्टोर रूम में गए। देखा वहाँ तस्वीर नहीं थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तस्वीर ऊपर कमरे में पहुंची कैसे। दोनों ने रात जागते जागते ही कटा दी। सुबह होते ही रेहान अपने हॉस्टल निकल पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रतीबाला अब उसके सपने से निकलकर हकीकत में आ गई थी। उसने अपना लैपटॉप निकाला और रतीबाला के बारे में नेट पर सर्च करने लग गया। बहुत सारी रतीबाला को सर्च करने के बाद अचानक से उसकी नज़र रतीबाला एक नर पिशाच के आर्टिकल पर गई। उसने वो आर्टिकल खोला और पढ़ने लग गया। साल 1900 में कोटामेंद गांव में रतीबाला नाम की एक लड़की हुआ करते थे। बचपन से ही उसे भूत प्रेत पिशाच शैतान की पूजा और शैतानी रिवाज इन सब के किताबों में दिलचस्पी थे। बचपन से ही वो एक वैम्पायर बनना चाहते थे। उसकी कोई सहेली नहीं थी। सभी साथ के बच्चे उससे डरते थे। कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। लोगों में इस बात की चर्चा थी कि उस पर शैतान का साया है। उसके हम उम्र के बच्चों ने बताया कि कई बार उन्होंने उसे कुत्ते का खून पीते हुए देखा। कभी कभी तो बिल्लियों को पकड़कर कुछ प्रयोग करते रहते थे। एक दिन उसके माता पिता ने उसे चमगादड़ का खून पीते हुए देख लिया। उसके बाद से वो कहीं गायब सी हो गई। दूसरे दिन उसके घर के पास की एक लड़की गायब हो जाती है और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बस इतना ही लिखा हुआ था उस लेख में। रेहान काफ़ी देर तक भी खोजता रहा, लेकिन कुछ भी खास मिला नहीं। अब उसे समझ ये नहीं आ रहा था कि आखिर रतीबाला उसके सपने में क्यों आ रही है। सपना तो दूर, अब तो हकीकत में भी शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रेहान को कुछ कहना चाहती हो। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वो कोटामेंद गांव देखने जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसने देखा कि वो गांव उसके शहर से 200 किलोमीटर दूर था। रेहान ने तय कर लिया कि वो वहां जाकर पता करेगा इस रतीबाला के बारे में। दूसरे दिन वो हॉस्टल से छुट्टी लेकर कोटामेंद के लिए निकल पड़ा। 4 घंटे के बस और बैलगाड़ी के सफ़र के बाद रेहान कोटामेंद पहुंच चुका था। बहुत जानकारी करने के बाद भी उसे सिर्फ वो ही पता चल पाया जो कि उसने इंटरनेट पर पढ़ा हुआ था। निराश होकर वो वापस लौटने ही वाला था कि उसकी नज़र एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी पर पड़ी जो कि अपनी झोपड़ी के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। रेहान ने सोचा कि बात थोड़ी पुरानी है, हो सकता है कि इन बुज़ुर्ग को कुछ पता हो। रेहान उनके पास गया और फिर उनसे रतीबाला के बारे में पूछा। सारी बात सुन उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा ये बहुत पुरानी बात है। तब हमारा उम्र करीब 18-19 साल का रहा होगा। हम लोग इसी गांव में रहते थे। रतीबाला भी यहीं रहती थी। वो थोड़ी अजीब थी। पता नहीं जानवर का खून पीना, चमगादड़ का खून पीना, ये सब करती रहती थी।
फिर पता नहीं वो कहीं गायब सी हो गई, फिर किसी को नहीं दिखी। उसके बाद तो मैं भी नहीं जानता बेटा क्या हुआ। रेहान सारी बातें सुना और फिर वहाँ से उठकर वापस अपने हॉस्टल के लिए बस पकड़ ली। वो निराश था क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो सपना रतीबाला उसे ही क्यों नज़र आते थे। खैर, शायद इस सवाल का जवाब रेहान को कभी नहीं मिल पाएगा।